Hello student, I am Naman Sethi. We are discussing chapter number 9, that is force and laws of motion of 9th class science, and our today's topic is numericals. हम इस चैप्टर में आज की वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 9 के। तो क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 126 पे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में पेज नंबर 126 पे क्वेश्चन नंबर 3, उसकी स्टेटमेंट मैंने लिख के रखी है। फ्रॉम ए राइफल ऑफ मास 4 किलोग्राम, एक राइफल है जिसकी मास 4 किलोग्राम है, अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम इज फायर्ड। एक राइफल से जिसका मास 4 किलोग्राम है, वहां से एक बुलेट फायर की गई जिसका मास 50 ग्राम था, विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 35 मीटर पर सेकंड। और उस बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी जो थी, मतलब फायरिंग के बाद जो वेलोसिटी थी वो 35 मीटर पर सेकंड थी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल। राइफल की इनिशियल रिकॉइल वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो हमारा सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले तो जो जो टर्म्स आपको दे रखी है वो नोट कर लो। सबसे पहले तो दिया हुआ आपको मास ऑफ राइफल। अब देखो मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक राइफल है और एक बुलेट है। तो राइफल को मैं अगर ए से डिनोट कर दूं और बुलेट को बी से डिनोट कर दूं तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ राइफल को मैंने लिखा MA, तो 4 किलोग्राम मुझे दिया हुआ था। फिर मास ऑफ बुलेट उसको लिखा मैंने MB, उसकी वैल्यू दी थी 50 ग्राम। और 50 ग्राम को मैंने किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 1000 गया तो कैंसिल करके मेरे पास आ गया 0.05 किलोग्राम। अब जब बुलेट को फायर किया मैंने, तो फायर करने से जस्ट पहले बुलेट भी रेस्ट में थी और राइफल भी रेस्ट में थी। तो जब दोनों चीजें रेस्ट में थी तो वेलोसिटी ऑफ द राइफल बिफोर फायरिंग मैं क्या लिखूंगा, UA से डिनोट कर दिया, क्योंकि राइफल को मैं A से डिनोट कर रहा हूँ। इनिशियल वेलोसिटी के लिए U हो गया तो UA से डिनोट किया तो 0 मीटर पर सेकंड। इसी तरह से वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायरिंग कितनी होगी, वो UB से डिनोट किया, उसको 0 मीटर पर सेकंड लिखा। अब क्योंकि दोनों चीजें रेस्ट पर थी इसलिए दोनों की वैल्यू 0 ले ली मैंने। अब आफ्टर फायरिंग क्या हुआ कि बुलेट की वेलोसिटी दी हुई है 35 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग, अब बुलेट को मैं B से डिनोट कर रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा VB, क्योंकि B फाइनल वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है और B बुलेट के लिए मैंने B से डिनोट किया तो VB वो दिया 35 मीटर पर सेकंड। और हमने कैलकुलेट क्या करना है, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। अब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल कैलकुलेट करनी है। अब रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है आफ्टर फायरिंग, तो वेलोसिटी ऑफ द राइफल आफ्टर फायरिंग में जिस वेलोसिटी के साथ बुलेट रिकॉइल करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में झटका मारेगी, उस वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है। तो वो रिकॉइल वेलोसिटी को लिखा मैंने VA, और उसको कैलकुलेट करना है, इसके लिए मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ओके, तो अब देखो दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राइफल और बुलेट, दोनों की इंटरेक्शन हो रही है। इंटरेक्शन कैसे हो रही है कि राइफल से बुलेट को फायर किया जा रहा है। तो मेरे पास अब दो सिचुएशन है, एक बिफोर फायरिंग सिचुएशन है और एक आफ्टर फायरिंग सिचुएशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को अगर हम यहाँ पर अप्लाई करें तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि दो ऑब्जेक्ट्स का टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है बिफोर इंटरेक्शन एंड आफ्टर इंटरेक्शन। बिफोर इंटरेक्शन मतलब बिफोर फायरिंग। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आया था, हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था अपनी लास्ट वीडियो में। तो MA इंटू UA प्लस MB इंटू UB इज इक्वल टू MA इंटू BA प्लस MB इंटू BB। ओके, तो यहाँ से MA की वैल्यू मुझे दी हुई है 4 किलोग्राम और UA इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द राइफल बिफोर फायरिंग वो थी 0 प्लस MB मास ऑफ बुलेट 0.05 किलोग्राम और UB इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द या वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर बिफोर फायरिंग वो भी 0 इज इक्वल टू MA 4 VA हमने कैलकुलेट करना है तो इसी की जगह VA की जगह VA लिखा रहने दो, प्लस MB दिया हुआ 0.05 इंटू VB कितना है 35 कर दिया। तो यहाँ से सोल्व किया 4 इंटू 0 प्लस 0.05 इंटू 0, ये भी अगेन 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 इंटू VA 4VA प्लस 0.05 इंटू 35 करोगे क्या आ जाएगा प्लस 1.75 करोगे। यहाँ से अगेन कैलकुलेशन करो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 4VA प्लस 1.75। अभी 1.75 अपोजिट साइड पर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, माइनस का 1.75 इक्वल टू 4VA। अब यहाँ से मैं VA कैलकुलेट करूँ तो 1.75 डिवाइड बाय 4। अब इसका पॉइंटेड आगे नीचे मैंने 2 0 लगा दी, 4 के टेबल पे कैंसिल कर रहा हूँ मैं, तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.4375 वैल्यू आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली। तो अब ये मीटर पर सेकंड,
तो ये आपका आ गया फाइनल वेलोसिटी का आंसर, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल का आंसर। इसको आप अप्रोक्सीमेटली रफली लिखो, तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करके लिखोगे तो आपको 0.44 बन जाएगा ये। ओके, तो ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आज का हमारी वीडियो का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। यस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 128 एनसीईआरटी की बुक में, और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ए ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। जब रेस्ट वर्ड आएगा तो सबसे पहले आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और रोल्स डाउन ए हिल विद ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन, वो हिल से नीचे की तरफ आ रहा है एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, उसका एक्सेलरेशन एक फिक्स वैल्यू है। एक ट्रैवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकंड। 400 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करी 20 सेकंड में उसने। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ द मास इज 7 टन। उसके बाद हमें ये भी दिया है कि एक्सेलरेशन जब कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद उस ट्रक के ऊपर कितना फोर्स लग रही है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, वो ट्रक के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है वो फोर्स कैलकुलेट करनी है। उसके लिए हमने दे रखा है कि मास ऑफ ट्रक जो है वो 7 टन है, और 1 टन कितने होते हैं आपकी नॉलेज के लिए दे दिया उन्होंने 1000 किलोग्राम। वैसे ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि एग्जाम में दी हो आपको। तो 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम होता है। ओके, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले तो मैं जो टर्म्स क्लियर किया वो नोट कीजिए। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ट्रक ये कितनी होगी, उसको हम नोट कर दिया u से। अब इनिशियल वेलोसिटी को u से नोट करते हैं तो u लिख दिया हमने, कितनी दी हमें, रेस्ट से स्टार्ट हो गया तो 0 मीटर पर सेकंड। तो इसके बाद हमें दिया है कि वो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी 400 मीटर की। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी लिखोगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इसको डिनोट करते हैं हम f से। तो डिस्टेंस दिया होगा हमें 400 मीटर। फिर हमें टाइम दे रखा है कितनी देर तक वो ट्रक मूव किया, टाइम और दिया हुआ 20 सेकंड। और एक हमें दिया हुआ ऑब्जेक्ट का मास, मास ऑफ ट्रक, इसको m से डिनोट कर दिया। वो दिया हुआ 7 टन और 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। सो 7 टन इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 1000 इक्वल टू 7000 किलोग्राम। ओके, तब आपको कैलकुलेट करना है सबसे पहले तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। तो उसको आपने ए से डिनोट करोगे। अब ये कैलकुलेट करना है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ट्रक, फोर्स एक्टिंग ऑन ट्रक, इसको आप डिनोट करोगे एफ से। तो एफ कितना है ये भी कैलकुलेट करना है, तो दोनों को कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो अब हमें क्या दिया, एक्सेलरेशन निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है a = v - u / t। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको v चाहिए था फाइनल वेलोसिटी, जो कि आपको नहीं पता, u चाहिए थी, u हमें पता है, t भी पता है, लेकिन v नहीं पता, तो इसलिए हम ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, इक्वेशन लगानी होगी, जो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती थी हमारे पास। फर्स्ट इक्वेशन थी v = u + at, सेकंड थी s = ut + हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन थी v² - u² = 2as। अब देखो एक्सेलरेशन मेरे पास तीनों इक्वेशंस में आ रहा है, तो लेकिन इस इक्वेशन को लगाने के लिए मेरे को v की वैल्यू चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं पता। ये इक्वेशन लगाने के लिए भी मुझे v की वैल्यू पता चाहिए, ये भी नहीं पता। मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है कि मैं सेकंड इक्वेशन लगाऊं। अब सेकंड इक्वेशन में मेरे को u चाहिए, वो पता है, टाइम भी पता है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस हमें दी हुई है। तो सेकंड इक्वेशन का यूज करते हैं, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस इक्वेशन का यूज करके हमने लिखा s = ut + हाफ at स्क्वायर। तो s की वैल्यू मेरे पास कितनी है, s मुझे दिया हुआ है 400 मीटर, s की जगह पे लिखा मैंने 400 = u, u था मेरे पास 0, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी,
इंटू टाइम, टाइम दिया था 20 सेकंड का, तो 0 इंटू 20 प्लस 1/2 ए एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, टी अगेन टाइम, टाइम की वैल्यू 20 का स्क्वायर करना है जो कि टी स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, उसको कैलकुलेट करोगे तो 400 इज इक्वल टू 0 इंटू 20 0 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 20 का स्क्वायर 400, तो ये कैंसिल किया आपने, 200 आ गया आपके पास, तो अगेन मैंने लिखा यहाँ पर 400 इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया 200 ए। अब यहाँ से मैंने एक्सेलरेशन तो एक साइड पे रख लिया, बाकी दूसरी साइड पे ले गए, तो 200 डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाके कितना आ गया मेरे पास 2, एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन के ऐसे यूनिट क्या होते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से मैंने फोर्स भी कैलकुलेट करनी है, तो फोर्स क्या होगी, फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स क्या होगी, मास इंटू एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है फोर्स का। अब मास मुझे दिया हुआ है 7000 किलोग्राम, इंटू एक्सेलरेशन कितना होगा 2, तो 7000 इंटू 2 14,000। अब फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन, तो 14,000 न्यूटन की मेरे पास फोर्स आ गई जो कि ट्रक के ऊपर अप्लाई हो रही है। तो मेरे पास दो कैलकुलेशन करनी थी, एक एक्सेलरेशन निकालना था वो भी मैंने निकाल दिया, एक फोर्स निकालनी थी वो भी हमने निकाल दिया। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 6, page number 128 of NCERT book. Statement of question is: a stone of 1 kilogram is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest after traveling a distance of 50 meter. एक लेक थी जिसके अंदर का वाटर सारा फ्रीज हो चुका है, फ्रोजन सरफेस है। तो जो ऊपर का फ्रोजन सरफेस है, उस फ्रोजन सरफेस के ऊपर 1 किलोग्राम मास का एक स्टोन फेंक कर मारा, तो वो उस फ्रोजन सरफेस के ऊपर चलता चलता 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका था। तो कुछ देर बाद वो जाकर रेस्ट पे आ गया। कितनी देर बाद जाकर रेस्ट में आ गया, 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी। 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो रेस्ट में आ गया। तो हमने कैलकुलेट कर क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टोन एंड आइस। तो वो जो फ्रोजन सरफेस के ऊपर यानी कि आइस के ऊपर जब स्टोन मूव कर रहा था, तो उस आइस ने स्टोन के ऊपर कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाई, वो फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है। तो देखो हमें क्या क्या गिवन है वो चीजें नोट करो। सबसे पहले तुम्हें दिया मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन दिया हुआ 1 किलोग्राम। फिर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन, जो उसको फेंका कितनी स्पीड से फेंका, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका। तो इनिशियल वेलोसिटी यानी कि u 20 मीटर पर सेकंड। अब कुछ देर बाद जाकर वो रेस्ट में आ गया। रेस्ट में आ गया मतलब रुक गया, वेलोसिटी उसकी 0 हो गई। कौन सी वेलोसिटी 0 हो गई, फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ स्टोन इज 0, इसको डिनोट किया v से। अब वेलोसिटी को 0 करने से पहले उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी थी, 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्टोन इज 50 मीटर। तो ये सब कुछ आपको गिवन है, मास ऑफ स्टोन, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्टेंस आपको गिवन है। तो अपने कैलकुलेट क्या करना है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करनी है, उसके लिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास में पता है स्टोन का 1 किलोग्राम है, और एक्सेलरेशन तो नहीं पता ना, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने का हमारा सिंपल सा जो स्ट्रेट फॉर्मूला है वो क्या है, a = v - u / t, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। अब हमें फाइनल वेलोसिटी भी पता है, इनिशियल वेलोसिटी भी पता है, लेकिन टाइम नहीं पता, इसलिए हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या यूज करना होगा, कोई इक्वेशन यूज करनी होगी। इक्वेशन हमारे पास क्या क्या थी, एक तो फर्स्ट इक्वेशन v = u + at, ये इक्वेशन और फॉर्मूला सेम ही होते हैं, इसमें टाइम चाहिए तो ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकता मैं। सेकंड इक्वेशन थी मेरे पास s = ut + ½ at²। अब इस इक्वेशन में भी टाइम चाहिए, तो टाइम मेरे पास नहीं है, तो ये सेकंड इक्वेशन भी यूज नहीं कर सकता। थर्ड इक्वेशन थी मेरे पास v² - u² = 2as। अब v पता है मुझे, u भी पता है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, सॉरी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है और डिस्टेंस जो है वो गिवन है, इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v² - u² = 2as। अब v मेरे पास कितना है 0 और u कितना है 20। 0 का स्क्वायर माइनस u का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर
इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है मुझे, और एस मुझे गिवन है 50 मीटर, तो 50 पुट कर दिया। तो 0 का स्क्वायर 0 माइनस 20 का स्क्वायर 400 इक्वल टू 2 इंटू 50 100 ए, और मेरे पास क्या आ गया कि माइनस 400 इज इक्वल टू 100 ए। अब मैं ए को इधर रखूंगा, 100 को डिवाइड में ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू माइनस 400 डिवाइड बाय 100, 20 से 20 कैंसिल, माइनस 4। एक्सेलरेशन आ गया मेरे पास माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्स कैलकुलेट करनी है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि F। अब F क्या होगा मेरे पास, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब मास कितना दिया हुआ है 1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन -4 हमने कैलकुलेट किया तो कितना आ गया -4, और फोर्स का आंसर आ गया 4 न्यूटन, माइनस का 4 न्यूटन। ओके, तो माइनस के 4 न्यूटन की मेरे पास फोर्स आ गई। अब ये नेगेटिव साइन इसलिए आया, नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ओके, तो इसलिए एक्सेलरेशन और फोर्स के साइन के साथ नेगेटिव आंसर आया। अब आपको याद होगा जो फ्रिक्शन फोर्स वर्क करती है वो हमेशा नेगेटिव वर्क करती है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा नेगेटिव होती है, तो इसलिए एफ के साथ माइनस का साइन आया। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। Yes students, let's move on our next question. Question number 7, page number 128 of NCERT book. Statement of question is 8000 किलोग्राम इंजन पुल अ ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। एक 8000 किलोग्राम का इंजन है जो कि 5 वैगन्स, उसके पीछे 5 बोगियां लगी हुई है, उन वैगन्स को खींच रहा है, और हर एक वैगन का जो मास है वो है 2000 किलोग्राम। उन्हें हॉरिजॉन्टल ट्रैक, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मूव कर रही है। तो if the engine exerts a force of 40,000 न्यूटन, अगर इंजन जो है 40,000 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, एंड ट्रैक ऊपर से फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 5,000 न्यूटन, और ट्रैक की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो 5,000 न्यूटन की फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स आपको पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगती है हमेशा, तो नेगेटिव में होगी ये। तो हमें कैलकुलेट क्या क्या करना है, तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट फोर्स कितनी लग रही है जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एंड बी पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, ट्रेन एक्सेलरेशन कितना लगा रही है, तो ट्रेन के अंदर कितना एक्सेलरेशन बनेगा, एंड देन थर्ड फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन पे कितनी फोर्स लगाएगी, ये 3 चीजें हमने कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है कि मास ऑफ इंजन दिया है, मास ऑफ इंजन वो दिया है हमें 8,000 किलोग्राम, और 5 वैगन्स दी हुई है, ईच वैगन का मास हमारे को दिया है 2000 किलोग्राम। तो मास ऑफ 5 वैगन्स कितना हो जाएगा, मास ऑफ 5 वैगन्स हो जाएगा हमारे पास 5 इंटू मास ऑफ ईच वैगन 2000, दैट इज 10,000 किलोग्राम। तो हमारे पास अब टोटल मास कितना आ गया, टोटल मास ऑफ ट्रेन, इसमें क्या आएगा, इंजन प्लस वैगन दोनों चीजें आ जाएगी। कितना था 8,000 प्लस 10,000 मिलकर कितने बन गई 18,000 किलोग्राम, ये हमारे पास आ गया टोटल मास। अब हमें दिया है कि फोर्स अप्लाइड बाय द इंजन, फोर्स अप्लाइड लिख लो या एक्सर्टेड लिख लो, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन वो कितनी है 40,000 न्यूटन, एंड फ्रिक्शनल फोर्स कितनी की बना हमें, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय ट्रैक वो हमें गिवन है 5,000 न्यूटन। ओके, 5,000 न्यूटन। तो हमारे पास ए पार्ट का आंसर आने जा रहा है। ए पार्ट में क्या पूछा है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स ये कितनी होगी, देखो अब दोनों फोर्सेस को हमने ऐड करना है,
इंजन की फोर्स को और फ्रिक्शन फोर्स को। अब फ्रिक्शन क्या होता है, हमेशा आपको पता है कि हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। तो अगर इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में 40,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, तो जो ट्रैक है वो अपोजिट डायरेक्शन में 5,000 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो जब दो फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों फोर्सेस क्या हो जाएगी, एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट होगी। तो 40,000 माइनस 5,000 कितना आ गया, 35,000 न्यूटन। तो 35,000 न्यूटन की हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स आ गई। ये हमारा ए पार्ट का आंसर फिनिश। उसके बाद डी पार्ट में क्या पूछा है, टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। अब एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ये हमने कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हमें फोर्स पता है 35,000 की है, 35,000 न्यूटन की नेट फोर्स लग रही है, और मास ऑफ ट्रेन अलोंग कितना हो गया था मेरे पास 18,000। तो टोटल मास था 18,000 इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास, एक्सेलरेशन 18,000 डिवाइड में चला जाएगा 35,000 की, 35,000 डिवाइड बाय 18,000, 30 से 30 कैंसिल, 35 बाय 18। तो कैलकुलेट कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 2 के इक्वल आ जाएगा। एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लेना, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, 1.9 या कुछ ऐसा आ जाएगी, तो चेक कर लीजिएगा। ओके, तो 35 बाय 18 से डिवाइड कर सकते हो इजीली, तो ये आपके पास आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है, अभी हमारा बी पार्ट का आंसर हो गया, एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। और सी पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है कि फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। फर्स्ट वैगन सेकंड वैगन पर कितनी फोर्स लगाएगी। जब ट्रेन चल रही होगी तो इंजन भी काम कर रहा है, सारे वैगन भी साथ साथ चल रही है। अब हमने कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट वैगन ने सेकंड वैगन पे कितनी फोर्स लगाई। अब सेकंड वैगन के ऊपर फोर्स कितनी लग रही है वो हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल फोर्स जितनी थी हमारे पास 35,000 न्यूटन की जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स थी, उसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 5 वैगन में से एक वैगन कम हो रही है, एक वैगन के ऊपर हम फोर्स कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो इसलिए वो फोर्स हम माइनस कर देंगे। तो सी पार्ट में लिखने के लिए पहले इसको साफ कर रहा हूं। फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 कैसे करेंगे, 35,000 न्यूटन की मेरे पास टोटल फोर्स थी, और 35,000 न्यूटन की टोटल फोर्स जो थी उसमें से 5 वैगन के ऊपर लग रही थी वो फोर्स, और उसमें से एक वैगन की मैंने हटाना है तो उसको डिवाइड बाय 5 कर दिया। तो ये माइनस करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको कैलकुलेट किया आपने, 7,000 आया, तो 35,000 माइनस 7,000 कितना हो गया आपके पास, 28,000 न्यूटन की आपके पास फोर्स आ गई, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। ये आपका सी पार्ट का आंसर कंप्लीट हो गया। इसके साथ ही आपका एक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया। ओके।